गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिहार स्पेशल की क्लास में आप सभी को मजा भी आ रहा होगा। और आज की क्लास में, जैसे कि कल की क्लास में मैंने मगध पे हर्यक वंश के शासन कैसे समाप्त हुई उन सभी मुद्दों पर चर्चा किया था और उससे जुड़े जितने भी फैक्ट था उसको भी डिस्कस कर दिया था। और कल की क्लास में ही कि मैंने यही बताया था कि मगध पर कैसे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। जो भी साथी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट भी होगा और अनुरोध भी होगा और एक आदेश भी होगा कि अगर आप बिहार स्पेशल की पर एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं और 70 बीपीएससी के में आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए मार्केट में कई सारे बुक अवेलेबल हो गए। और अगर आपके पास टाइम भी कम बचा है और आप एक बिहार स्पेशल पे एक अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप कोई बुक अगर नहीं पढ़ेंगे और खाली मेरी क्लास कर लेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। भगवान की आशीर्वाद और कृपा से जैसे 68 और 69 बीपीएससी में बिहार स्पेशल के प्रश्न फंसे थे, उस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जरूर प्रश्न फंसेंगे ही। तो अभी तक मैंने मगध पे हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की समाप्ति और शिशुनाग वंश की स्थापना तक की क्लास करवा दिया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं शिशुनाग वंश की स्थापना, इसके साथ ही शिशुनाग वंश के जितने भी शासक हुए, इसके साथ ही इन शासकों से जुड़े जितने भी फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उनको फैक्ट डिस्कस करने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल आपको मजबूत करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बनाएंगे। और इसके साथ ही शिशुनाग वंश के बाद एक शिशुनाग वंश का शासन कैसे मगध में समाप्त होता है और शिशुनाग की जगह कैसे मगध पर एक नंद वंश का भी शासन स्टार्ट होता है और आगे चलकर नंद वंश का शासन क्या होता है, उसका भी क्या होता है, विनाश होता है और उसके जगह फिर मगध पे मौर्य वंश की स्थापना होती है। यानी आज हम शिशुनाग वंश भी देखेंगे और नंद वंश को भी देखेंगे और कल की क्लास में हम मौर्य राजवंश को शुरुआत करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक जिसका नाम मिलता है नागदशक, और नागदशक के समय शिशुनाग जो था वो एक लिच्छवी का पुत्र था और यह नागदशक के समय काशी का प्रांतपति था। और ऐसी चर्चाएं मिलती है कि नागदशक के खिलाफ जब जनता क्रोधित हो गई थी, जनता ने राज्य में विद्रोह कर दिया था। तो एक जगह ऐसी चर्चा मिलती है कि यह विद्रोह जनता ने नहीं किया था बल्कि जनता ने शिशुनाग के उकसाने के पर जनता ने विद्रोह किया था। और इसी एवज में जो काशी के प्रांतपति शिशुनाग था वो मगध की ओर रुख करता है और जब जनता ने विद्रोह किया, इस विद्रोह का फायदा उठाकर, क्योंकि इसके पास इतनी क्षमता थी, यह जनता के दिल में बसता था, इसकी जो मतलब कार्यप्रणाली इतनी अच्छी ढंग से काम करता था कि सोचिए एक मंत्री होते हुए भी ने राजा के खिलाफ जनता को भड़का दिया था। और इसमें शासन करने के इतने अच्छे गुण मौजूद थे तो जनता ने कहा नागदशक को कि चाचा अब साइड होइए, हमारे मौसा जी शिशुनाग जी आ रहे हैं। जब शिशुनाग जी मगध की धरती पे पहुंचे काशी से तो जनता ने उन्हें स्वागत किया और कहा, महामहिम आप हमारे पालन करता है और इस मगध राजवंश को आप संभालिए। एक नागदशक था, यह जनता को नाक की तरह काट रहा था। और मगध पर शिशुनाग ने कहा कि ठीक है, हम आ गए हैं, सब सुधार लेंगे। और इसने कहा कि जो हर्यक वंश चल रहा था हम क्या करेंगे, अपना नाम क्या है, शिशुनाग है और अपने नाम के आधार पर हम मगध पर एक नए राजवंश की शुरुआत करेंगे और इस राजवंश का नाम होगा शिशुनाग होगा। जब शिशुनाग शासक बना तो काशी का जो प्रांतपति जो था, तो काशी का प्रांतपति तो इसका खत्म हो गया, क्योंकि शासक में था। तो ये अपने बेटा और इसके बेटे का नाम था कालाशोक। कालाशोक ने कहा कि पापा तब हम क्या करें। तो शिशुनाग ने कहा कि पहले हम कहाँ थे, काशी के प्रांतपति थे ना, अब तुम जाके काशी को संभालो। काशी का प्रांतपति अपने बेटों को नियुक्त करता है। जब शिशुनाग शासक बनता है तो इसने कहा कि भाई पहले देखा जाए कौन सी सबसे मेरा प्रबल दुश्मन है। तो क्योंकि इसके अंदर शासन करने के बहुत अच्छे गुण थे
इसने ऐसी सी काट किया था कि जनता के दिल में बस गया था। इसने कहा कि अवंती बहुत छटपटा रहा है यार, क्योंकि अवंती एक ऐसा राज था जिसको बिंबिसार ने भी मगध में नहीं मिला पाया, अजात शत्रु भी नहीं मिला पाया। हम कुछ ऐसा करेंगे कि अवंती को पहले हम निपटा देंगे। इसने कहा कि अपने सेनापति और जितने भी मंत्री थे उनको कहा कि पहले कुछ नहीं करना है, पहले अवंती पर चढ़ाई करो। और इसने शिशुनाग ने सर्वप्रथम अवंती पे क्या किया, आक्रमण किया और वहां पे जो प्रदोत वंश के जो शासक थे उनकी क्या की, उनकी शासन को समाप्त किया और कहा कि अवंती अब क्या होगा, अवंती पे अधिकार मेरा होगा और इस अवंती को मगध साम्राज्य मिला लिया। इस प्रकार से देखेंगे कि जो मगध और अवंती के बीच जो 100 साल की दुश्मनी चल रही थी, इस 100 साल की दुश्मनी को शिशुनाग ने क्या किया, खत्म कर दिया। कहा कि तुमको हम छोड़ेंगे, फिर तुम आगे चलकर तुम भटकोगे, हमारे पे आक्रमण करोगे। तो इसने किया क्या, अवंती को मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। इस प्रकार से अवंती पर विजय प्राप्त करने के बाद शिशुनाग ने वत्स और कौशल पर भी अभियान किया और उनको भी अपने नियंत्रण में कर लिया। आगे चलकर शिशुनाग ने कई सारे युद्ध भी किए थे छोटे छोटे, और जब शिशुनाग के बाद मगध में उसका बेटा जो कि काशी का भी प्रांतपति बना था, उसे काशी का प्रांतपति कौन था, कालाशोक। ध्यान रखिएगा कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद वह कालाशोक मगध के शासक बनता है। हालांकि कालाशोक को पुराण में काक वर्ण भी कहा जाता है। ध्यान इस बात को रखना है कि कालाशोक को पुराण में काक वर्ण भी कहा जाता है और यह शासक बनने से पहले कहा था, अपने पिताजी की जगह यानी काशी का प्रांतपति था। और इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कालाशोक के समय हुआ था। और जब कालाशोक की मृत्यु हो गई तो कालाशोक के 10 बेटे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके 10 बेटे में से कोई ऐसी नेतृत्वकर्ता नहीं था कि जिसने मगध की गद्दी को संभाले। तो इसलिए इसके 10 बेटे ने बारी बारी से कहा ऐसा नहीं होगा, अब मगध साम्राज्य का शासक कोई कहे कि मैं बनूंगा, तो कोई कहे कि मैं बनूंगा, कोई कहे वो बनेगा। इसने कुल मिलाकर हुआ कि इसके 10 बेटे ने मगध साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और इस प्रकार से जहां अभी तक कालाशोक के समय तक मगध जो था एक महान साम्राज्य में आया था, वह धीरे धीरे छिटपुटियों में वह बट गया। इस प्रकार से मगध साम्राज्य की साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर हुआ। आगे चलकर आप जब देखेंगे कि शिशुनाग वंश के एक अंतिम शासक का नाम मिलता है महानंद, और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक हुआ महानंद। अब आगे चलकर देखेंगे कि महानंद ने कोई बड़ी काम नहीं किया। ध्यान रखने की बात यह है, बस खाली आपको लिंक रखना है इसलिए बता रहे हैं। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था महानंद, और महानंद की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया। यानी महानंदन की हत्या किसने कर दिया, महापद्म नंद ने। अब यहां से रोमांचक एक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महापद्म नंद जो था ना, अब आपके मन में होगा कि इधर जब पढ़ा रहे थे कि आप नागदशक के समय जो शिशुनाग था वो काशी का प्रांतपति था। ये महापद्म नंद कौन था, ये महापद्म नंद कौन था भाई? तो ध्यान इस बात को रखना है कि महापद्म नंद की चर्चा करने से पहले अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी सुव्यवस्थित ढंग से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तो एक कर्तव्य बनता है कि आप भी हमको सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल मेरा नहीं बल्कि आप सभी का प्यार है। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। सोचिए कि आपके लिए मैं
फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर यूट्यूब पर आया हूं। और जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब अपने दोस्तों को शेयर नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल कैसे होगा? जितने आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। और इसी क्रम में क्या हुआ, अब हम चर्चा करेंगे महापद्म नंद की। देखिए महापद्म नंद जो है, अभी तक जितने भी मगध में शासक हुए थे सब राजपूत क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन अभी आपको चर्चाएं मिल जाएगी कि यह निम्न कुल का व्यक्ति मगध को कैसे संभालता है। चर्चाएं ऐसी मिलती है कि जो महापद्म नंद जो है वह महानंद, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। दोनों को नाम एक जैसा है इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन था? महानंद। तो कहा जाता है कि महानंद और दरबार के एक दासी, और ये चर्चाएं जो मैं बता रहा हूं ना, ये चर्चा जो है वो कहाँ हिंदू ग्रंथ में मिलता है कि महानंद जो राजा था और उसने अपने दरबार में एक दासी थी, उस दासी से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। और इसी प्रेम संबंध के कारण महानंद और उसकी दासी से एक नाजायज बेटे का जन्म होता है और वही कहलाता है महापद्म नंद। पहली चर्चा तो मिलता है इसके बारे में। अगर ग्रीक स्रोतों से हम बात करें, अगर जैन स्रोतों से अगर बात करने की कोशिश करें, तो यह उस बात को भी इंगित करता है कि महापद्म नंद जो था वह निम्न कुल का व्यक्ति था। लेकिन जहां पे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि जो महानंद की जो दासीपुत्र से महापद्म नंद का जन्म हुआ, वहां उस बात को नकार दिया जाता है। वहां पे कहा जाता है कि निम्न कुल का व्यक्ति था, यह राज्य में, यह दरबार में यह नाई का काम कर रहा था। इसकी अट्रैक्टिव लुक इतने अच्छे थे कि इसकी सौंदर्य और इसके स्वभाव को देखते हुए जो महानंद की पत्नी को महापद्म नंद से प्यार हो गया था। सोचिए, एक नाई का लड़का, एक नाई का काम करने वाला व्यक्ति जो था, उसको रानी से प्यार हो गया। सोचिए उस समय की स्थिति क्या थी। और जब इसको रानी से प्यार हो गया, रानी से गुटुर गुटुर होने स्टार्ट हुआ, तो रानी ने कहा ऐसे कैसे? अब आपकी गरिमा को बढ़ाया जाए, आपकी पद को बढ़ाया जाए। तो यह भी अपने दांव में लगल था। क्यों कहा कि बस थोड़ी सी मौका मिले कि चौका मार देना है। रानी सोची कि जो महापद्म नंद जो है यह चौका मारेगा, इसने तो मारा कि छक्का ही मार दिया। इसने कहा कि हमको कुछ नहीं करिए रानी, आप हमको राजा की पर्सनल नाई बना दीजिए। जो रानी भी इसके गुटुर गुटुर में आ गई। इसका तो पहले से ही लालसा था कि हम तो मगध का एक शासक बनेंगे। बस थोड़ा सा भी है, आजकल भी है कि बस बैठे के जगह मिल जाए तो आदमी सोने का जगह ढूंढ ही लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप ट्रेन सफर करते होंगे तो मान लीजिए जेल बस सबके जा रहे हैं, अब भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत भीड़ है, तो क्या कहते हैं? बस भैया चखा लो, हल्का सा चखा लो, बस लटक गए हैं। तो कहेगा लटकला बेटा तो गिर ला। अरे बस लटका तो लो, बस लटक गए, हल्का ऐसे लटक गए, पीछे से मारा धक्का, अंदर घुस गए। अब धीरे भैया थोड़ा सा बैठने दीजिए, थोड़ा सा। अब हल्का से बैठ गए। अब बैठने के बाद धीरे धीरे अपना सोने का जगह क्या करेंगे, आप बना लेंगे, और जो सोए वाला व्यक्ति जो था वो उठ के चल देगा। तो वही हिसाब इसने भी किया। यह राजा का पर्सनल लाइफ बन जाता है। और एक दिन ऐसी हुआ कि रानी से इसकी प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था। इसने कहा कि बीच में जो राजा बच रहे हैं, इस रजे को निपटा दिया जाए, हमारा लाइनें क्लियर हो जाएगा। तो इसने कहा, एक दिन महानंद जो था वह ऐसे कहीं साइड में होकर कुछ बात को लेकर सोच रहा था। उधर से आस्ते आस्ते जो था वह महापद्म नंद पहुंचता है और कहा कि आज ही तो मौका मिला है कि
राजा को ही खल्लास कर दिया जाए। और ऐसे निकाला चाकू और मारा, चाकू धाय 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 मार लगा। और इस प्रकार से क्या हुआ कि महापद्म नंद ने महानंद की हत्या कर दी। और महानंद की हत्या करने के बाद मगध पर एक नए वंश की शुरुआत होती है। और यह नया वंश जो है वह कहलाता है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ध्यान रखने वाली बात है कि महापद्म नंद के पहले जितने भी शासक हुए थे वह सब क्षत्रिय कुल से बिलोंग कर रहे थे। और महापद्म नंद जो था वह निम्न कुल का व्यक्ति जो है होता है और वह मगध का शासक बनता है। जब इसने नंद वंश का स्थापना मगध में किया तो इसने कहा कि उस समय की परिस्थिति को देखा और कहा कि ध्यान एक बात क्या देखिएगा कि जो नंद वंश का स्थापना होती है, हालांकि 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब महापद्म नंद की हत्या किया था, सॉरी, महापद्म नंद ने जब महानंद की हत्या कर दिया था, तो जो महानंद के जो बेटे थे, जो दरबार के जो बेटे थे, उन बेटों को कुछ समय के लिए क्या किया था? अपने पास रखा था और बोला कि इनको हम संरक्षण देंगे। लेकिन आगे चलकर दरबार के जो पुत्र थे उनको भी हत्या कर देता है। और रानी से जो प्रेम प्रसन्न चला था उस रानी से यह महापद्म नंद विवाह भी कर लेता है। सोचिए, और जब यह महापद्म नंद जब मगध का शासक बनता है तो उसने सुरसेन, अश्मक, पंचाल, कलिंग को जीतता है। यहां तक कि हम देखेंगे कि कलिंग को जब जीतता है और कलिंग में राज्य को आय बढ़ाने के लिए और वहां पे कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह कलिंग में नहर का निर्माण करवाता है। इसके साथ ही कलिंग से एक जैन जीनसेन का जो प्रतिमा को उठाकर मगध लाता है। और इस प्रकार से मगध का जो विस्तार जो होता है वह दक्षिण भारत तक को देखने को मिलता है। इसके अंदर इतने अच्छे गुण थे कि मगध का सम्राट में यह सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे नंद वंश के, और क्योंकि यह क्लास जो है वो बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से है तो ज्यादा लंबा हम इसको लेकर नहीं जाएंगे। अब एक और कुछ बताया जाएगा महापद्म नंद के बारे में, फिर उसके बाद बहुत लंबी कहानी, खाली शिशुनाग वंश पढ़ने में आपको एक दिन लग जाएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा। लेकिन यह बिहार स्पेशल क्लास है, हमारा मन होते हुए भी हमारा दिल कहता है कि थोड़ा सा और डीप जाए, लेकिन आपका सिलेबस का भार और बिहार स्पेशल के पोर्शन को देखते हुए हमको थोड़ा सा बीच में ही सिमटना पड़ रहा है। इस प्रकार से महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करता है और नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है घनानंद। जो घनानंद था यह लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और यह लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इससे ऐसी चर्चाएं मिलता है कि जो राज के जो धन होता था इसको छुपा के रख देता था। छुपाने का मतलब यह था, ये कहता था ये धन के बहुत लालची था, इसी कारण से इसका नाम जो था वह धनानंद या घनानंद भी देखने को मिलता है। घनानंद के था, इसने कहा था, इसने भी कई सारे अभियान किए थे। और घनानंद के समय ही बात करेंगे तो अलेक्जेंडर के आक्रमण भी हो रहे थे। और उसी समय तक्षशिला का एक स्कॉलर, जिनका नाम तो आप लोग सभी जानते होंगे, चुर्की वाला बाबा चाणक्य, वह तक्षशिला के स्कॉलर थे। जब अलेक्जेंडर का जब आक्रमण हो रहा था तो वह अपने तक्षशिला से वो मगध में पहुंचते हैं। और इस समय मगध का शासक घनानंद होता है। घनानंद को कहते हैं कि आपके पास एक विशाल सेना है, आपके पास राज का जो आय का जो स्रोत है वो भी बहुत बढ़िया है, और आपके पास एक आप ही महान शासक है जो अलेक्जेंडर के आक्रमण को रोक सकते हैं। घनानंद ने कहा कि हमें अपने राज्य के बाहर हो रहे आक्रमण पे मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको तक्षशिला में आक्रमण हो रहा है, आप संभालिए, वहां के जो स्थानीय लोगों समझे, उससे मुझे क्या मतलब है। इसके साथ ही यह तो चाणक्य इससे सहायता के लिए जब आए थे, तो जब उनकी सहायता नहीं किया और इनको भले दरबार में क्या किया, बेइज्जती कर दिया। उसी दिन चाणक्य ने कहा कि चुर्की जो है, इस चुर्की को खोला और कहा
इस चुर्की को मैं उसी दिन बांधूंगा जिस दिन तुम्हें गद्दी से हटाऊंगा। और आगे चलकर वह चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो आगे चलकर इतिहास एक महान विजेता में आता है, उस चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाते हैं। और यही कल आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो है वो मगध पर कैसे शासक बनता है। और मगध पे कल हम नए राजवंश जिसका नाम होगा मौर्य राजवंश की स्थापना कैसे हुई। यानी कुल मिलाकर कहें तो घनानंद ने जब चाणक्य को अपमान किया था तो दरबार से दुखी हो गए और कहें कि हम उसी दिन इस चुर्की को बांधूंगा जिस दिन तुम्हें गद्दी से हटाऊंगा। और जाकर जब वह दरबार से जाते रहते हैं तो जाते जाते एक बीच रास्ता में देखते हैं कि 5-6 लड़के का एक ग्रुप है। इस ग्रुप लड़कन जो है वह चोर और राजा के जैसे कोई खेल खेल रहा था। और इसमें जब वह पैदल जा रहे थे और जब देखे कि बच्चे सब खेल रहे थे, वहां पे 5-7 बच्चे थे, वो सब खेल रहे थे, उस पेड़ के पास बैठकर उस खेल को ये भी देखना शुरू करते हैं। और कुछ समय के बाद ये एहसास होता है कि इसमें से एक बच्चा जो है उसके नेतृत्व करने की जो क्षमता जो है बहुत बढ़िया है और इसको अगर अच्छी प्रशिक्षण और अच्छी इसकी शिक्षा दिया जाए तो इसमें ऐसी आगे चलकर महान एक शासक के रूप में बन सकता है। और उसी दिन चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त नाम के व्यक्ति को, चंद्रगुप्त को क्या गया को अपना शिष्य बनाया और आगे चलकर उसको तहसीला ले गए, वहां पढ़ाए लिखाए, उसको शिक्षा दिए। और उन्हीं के निर्देशानुसार के पर उसने मगध पे आक्रमण किया और आगे चलकर मगध पे मौर्य राजवंश की स्थापना किया। और इस प्रकार से मगध पे मौर्य राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी लिंक जो है कल से हम करेंगे। और कल आप लोग के सामने मगध भी जितने भी मौर्य राजवंश हैं उस मौर्य राजवंश के चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को क्या होगा डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखने वाली इस बात को यह है कि थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक जो है ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, क्योंकि इसमें इतने कई सारे शासक है ना कि थोड़ा सा लेकर वो कंफ्यूजन होगा। इस कारण से थोड़ा देखिए, यहाँ क्या है महापदनंद, यहाँ क्या है महानंद। लेकिन जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक आपको इतिहास पे एक अच्छी समझ विकसित नहीं होगी। और कल से हम मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। लेकिन क्लास को समाप्त करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों को हमारा चैनल, हमारा तो नहीं आप ही लोग का चैनल है, तो आप कुछ लोग ऐसे भी फोन आया था कि सर आपके चैनल का लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारा चैनल नहीं बल्कि आप सभी का चैनल है। आज आप सबके सपोर्ट से ही हमारा जो भी परिवार सब बढ़ रहे हैं, तो आप YouTube पर जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा मिश्रा सर बिहार वाला, तो आपका खुद का चैनल जो है वह आपके सामने आ जाएगा। और वहीं से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उस आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास को अपलोड होता है वो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास मगध पे मौर्य राजवंश की स्थापना के साथ। धन्यवाद दोस्तों।